कविता की वैचारिकता को लेकर हम लोगों ने कल छोटी सी भूमिका भी दी थी और कुछ बातें भी की थी, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि कविता की जो यह वैचारिकता है यह काफ़ी पुरानी है और विशेष तौर पर जो मैंने कहा यह जो अपना नवजागरण काल जिसे कहते हैं उसे मैं नवजागरण काल न कहकर यह कहूँ कि अपने स्वत्व के बोध की अनुभूति मैं कहूँ, जिस स्वत्व बोध की अनुभूति को हम लोगों ने कहीं न कहीं खो दिया था और जिसे हमने कहीं न कहीं पुनः कई सांस्कृतिक पुनरीक्षणों के संदर्भ में प्राप्त किया। हम वही स्वत्वबोध की जागृति ही कहेंगे। पुनर्जागरण शब्द अब इतना वह घिसा सा लग रहा है कि कई बार उसका अर्थ अब बड़ा ही हम कह सकते हैं कि सांद्रित नहीं है, वह सांद्रण उसका नहीं रह गया है, बल्कि उसका ये विरलन हो गया, डाइल्यूशन हो गया है। तो हम जब नदी के द्वीप की बात कर रहे थे तो संस्कृति है, उसमें नदी है, भूखंड है और वो एक छोटा सा द्वीप है। हम इस संदर्भ में बड़े स्पष्ट ढंग से आपको चाहेंगे कि बहुत संक्षिप्त में एक संकेत दें कि इसमें जो यह नदी है मुख्य वही है। अब यह नौका विहार में जो सैकत उभार नदी की गोद में दिखाई देती है पंत को, वह द्वीप यहाँ यह नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एक कह सकते हैं थोड़ा सा एकांत और थोड़ा सा चांदनी से धुली हुई और चांदनी की शीतलता में बिल्कुल कह सकते हैं नहाई हुई ऐसी वह जगह दिखाई देती है जहाँ एकांत भी है, चांदनी भी है, नदी की चंचल सी धारा है, कुछ वैसा है। इसलिए वहाँ जो वह द्वीप है एकांत प्रेम की ओर इंगित करता सा दिखाई देता है। यहाँ उस द्वीप से इसका कोई साम्य नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि कभी कभी हम देखते हैं कि दिनकर की कविता से सारा आकाश लेकर राजेंद्र यादव अपना लिखते हैं कि जो आधुनिक सभ्यता है उसमें सारा आकाश क्या है, कैसे है, उसकी जो विसंगतियाँ हैं, उसका जो कह सकते हैं अंतर्द्वंद्व है और उसकी जो परिणतियाँ हैं उसकी तरफ खींचते हैं। या फिर आप मैला आंचल में देखते हैं कि वो भारतीय पंत की ग्राम्य का जो मैला आंचल है और रेणु का जो मैला आंचल है, दोनों में कह सकते हैं अर्थगत और अर्थ की जो छाया है, छटा है, उसको लेकर काफ़ी फ़र्क हमें दिखाई देता है। तो उस दृष्टि से हम कहें तो वहाँ से लिया जा सकता है कि अज्ञा ने वैसी कविताएं पढ़ी हो, देखी भी हो, वे भ्रमणशील या यावृत हैं। लेकिन यहाँ मूलतः मुझे दिखाई देता है कि अज्ञा सायास इसको बड़े ही कह सकते हैं अपनी शब्द संपदा से इसको सजाते हैं, इसको संजोते हैं और उस अर्थ में इसको एक पूर्ण निर्दोष आकार देने की कोशिश करते हैं। अब आप यदि देखें तो जीवन का जो प्रवाह है, इस जीवन के प्रवाह में जितनी भी चीज़ें शामिल है वह सब जीवन के प्रवाह में है। और मनुष्य का जो जैसे आनुभविक जो स्वत्व है वह कहें, वैचारिक स्वत्व है वह कहें, इनके निर्माण में जो समाज है, जो भूखंड है, जो पितर है, उसके निर्माण में जो इसकी इन सबों की भूमिका है उससे इतर मनुष्य के निर्माण में इसकी भूमिका होती है। क्योंकि समाज एक संस्था है और उस संस्था में कई प्रकार की अंतःक्रियाएं एक दूसरे स्तर पर काम कर रही होती है, जबकि एक व्यक्ति का जो अपना स्वप्न है, उसकी आकांक्षाएं हैं, उसका अपना अस्तित्व बोध है, उसके जीवन के जो मार्ग हैं वह समाज से थोड़े पृथक होते हैं। उसके स्वप्न भी पृथक होते हैं, उसके संघर्ष भी पृथक होते हैं, उसकी अनुभव प्रणाली पृथक होती।
उसके संचयन का स्वरूप भी समाज से पृथक होता। जो सामूहिक अचेतन है, जो वैयक्तिक अचेतन है, वो बनावट में वो सब के सब अलग होते हैं। तो इस तरह हम अगर देखें तो यह जो बड़ा सा समाज, यह जो प्रवाह है जीवन का, यह जीवन का यह प्रवाह ही मुख्य चीज़ है, जिस प्रवाह में एक सुरक्षित से टापू के रूप में आप हैं। और यह प्रवाह के प्लावन से ही बचा हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे कि कविता में उस प्लावन को भी कवि स्वीकारता है, जो दो प्रकार से होता है। मनुष्य के स्वैराचार से होता, अथवा कि प्रकृति के किसी या मनुष्य के किसी दूसरे प्रकार के आचरण से होता है, जो प्रकृति के जैसे बांध इत्यादि के माध्यम से प्रकृति के प्रवाह में हम विरोध खड़ा करते। तो इस प्रकार का जो स्वैराचरण है, इस स्वैराचरण से जो प्रकृति में विक्षेप पैदा होता, उससे जो प्लावन होता है या जो स्वतः प्राकृतिक प्लावन है, उसमें यदि यह डूब भी जाता है तो फिर वह प्लावन खत्म होता, फिर स्थिर होता और फिर एक टापू का निर्माण होता। और उस टापू के निर्माण में भी माँ के सदृश वही धारा, वही प्रकाश, वही जल, वही सब कुछ उसे वैसे ही संजोता है जैसे माँ एक छोटे बच्चे को संवारती है अपने गोद में, उसके हर एक छोटी सी चीज़ों का ख्याल करती है, कुछ वैसे ही। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि मनुष्य और प्रकृति के रिश्ता ही नहीं है, बल्कि मनुष्य के द्वारा सृजित जो संसार है, मनुष्य का जो अपना एक संसार है, सृजन संसार है, जिसका वह प्रजापति है। जिस सृजन संसार के नागरिक होते हुए हम अचानक उसकी अनुभव दुनिया को जीते हैं, उसके संवेदन प्रणाली में अपने आप को ढालते हैं, बदलते हैं, उसकी आँखों से देखते हुए दुनिया की एक नई छवि को देखते हैं। उस कवि के संसार को भी देखेंगे तो उसकी जो रचना है, वह अनुभव के ठहरने के बाद, आपने वर्ड्सवर्थ इत्यादि को देखा होगा, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। तो यह अनुभवों का जो ओवरफ्लो होता है, वह जब एक स्थिरता प्राप्त करती है, धारा स्थिरता प्राप्त करने के बाद जब जल थिरता है, चीज़ें स्थिर होती है, तो पुनः एक नई छवि का निर्माण होता, एक नए चित्र का निर्माण होता, जिसमें जीवन की छवि होती है। और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि फिर वहाँ एक नया सौंदर्य बोध सृजित होता है। तो हम लोग इसी रूप में कह सकते हैं कि इस कविता में मूल रूप से जो जीवन का प्रवाह है, महत्वपूर्ण वह है। हम यहाँ पर यह न देखें कि वह जो समाज है वह भूखंड है, वह पितर है, या वह जो संस्कृति है वही माँ है, बल्कि हम यह कहें जो ये जीवन की प्रवाह है, जीवन का प्रवाह है। इस विराट जीवन प्रवाह में वह संस्कृति भी है, वह समाज भी है, वह भूखंड भी है, वह माँ भी है। इसलिए इस कविता में मनुष्य हो या कलाकृति हो, इसका संबंध जीवन के प्रवाह से है, उसकी गति से है और उसी के सौंदर्य से है। इसी में उसका वह पल पल जीता हुआ वह जीवन का कह सकते हैं अछूता सौंदर्य है। हर पल नवीन होता हुआ गति से मछलियों की तरह कह सकते हैं तैरता, उछलता, लहरों से खेलता हुआ जो सौंदर्य है, कुछ वैसा। तो नदी के द्वीप के माध्यम से हम इस प्रतीक की इस विशिष्टता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और इसी ज़मीन पर चाहेंगे। वैसे आपकी स्वाधीनता है कि आप और भी नई ज़मीन की तलाश कर सकते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि में यह भी एक नई ज़मीन ही होगी यदि इस पर आप नदी के द्वीप की संकल्पना को देखने में संभव और देखने में सफल हो सकें या कोशिश कर सकें। हम बाद में फिर से नदी के द्वीप कविता के अर्थ और पाठ की ओर चलेंगे। धन्यवाद।